नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुबह 8 बजे डेली हम आरपीएफ एसआई का जो 2019 में पेपर्स हुए थे उनके जीके के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आज हम करेंगे जो 16 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था शिफ्ट फर्स्ट का। जो पहली शिफ्ट हुई थी उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं भाई साहब, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है काहिरा शहर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है। अगर मैं बात करूं काहिरा की तो काहिरा नील नदी के किनारे स्थित है। कैसे याद रखोगे? कान्हा, कान्हा मतलब कृष्ण भगवान, तो का से कर लो काहिरा और ना से हो जाएगा आपका नील नदी। काहिरा अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित देश मिस्र की राजधानी एवं एक प्रमुख शहर का नाम है। पहला पॉइंट याद रखना है कि जो काहिरा है वो किसकी राजधानी है? मिस्र की राजधानी है। कहाँ पे है? अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। ठीक है। नील नदी के किनारे बसा काहिरा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है। अपने 3000 सालों के इतिहास में यह मिस्र के विभिन्न शासकों की राजधानी रहा। यह मिस्र की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र व प्रमुख पर्यटन केंद्र है। आपने बस 3 ही पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट याद रखना है कि जो काहिरा शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो नील नदी के किनारे स्थित है। दूसरा, वो किस की राजधानी है? तो मिस्र की राजधानी है। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की संगठित विशेषता किसे माना जाता है। तो अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान की संगठित विशेषता की तो वो माना जाता है सशक्त केंद्र को। किसे माना जाता है? सशक्त केंद्र को माना जाता है। इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था दोनों का एक मिश्रण है। भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान इसलिए कहा जाता है कि इसमें केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों को स्पष्ट विभाजन किया गया है, जबकि भारतीय संविधान एकात्मक शासन व्यवस्थाओं को भी समेटे हुए है, जो आपातकाल संबंधित प्रावधानों, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्तियां, वित्तीय प्रणालियां पर केंद्र सरकार के प्रभावी नियंत्रण इत्यादि माध्यम से परिलक्षित है। अतः स्पष्ट में सशक्त केंद्र को भारतीय संविधान की संगठित विशेषता माना जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मोना लाओ ज्वालामुखी जो पर्वत है वो किस द्वीप पर स्थित है। अगर मैं बात करूं मोना लाओ ज्वालामुखी तो हवाई द्वीप पर स्थित है। मोना लाओ क्या लाओ? ज्वालामुखी। ज्वाला कहाँ से लाएगी? हवा से लाएगी। तो मोना लाओ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित 5 ज्वालामुखियों में से एक है। मोना लाओ में आखिरी बार विस्फोट 38 वर्ष पहले हुआ था, मतलब 38 साल पहले हुआ था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है शहद के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है। अगर मैं बात करूं शहद की तो शहद के उत्पादन से स्वर्ण क्रांति संबंधित है। वर्ष 1991 से 2003 के बीच की अवधि को स्वर्ण क्रांति अवधि के रूप में जाना जाता है। स्वर्ण क्रांति का संबंध शहद के उत्पादन और बागवानी से है। इस अवधि के दौरान भारत में शहद, बागवानी और खाद्य के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। निपर्क टूटेज को भारत में स्वर्ण क्रांति का जनक माना जाता है। 3 चीजें याद रखनी है। पहली, शहद के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? स्वर्ण क्रांति। उसके जो जनक है वो किसे माना जाता है? निरपख टूटेज को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर मैं बात करूं कच्छ का रण, कच्छ का जो रण है वो भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के गुजरात राज्य में स्थित कच्छ का रण भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को कानूनी आधार मानकर उसी के अंतर्गत यह वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया था। इस अभ्यारण्य को मुख्य खतरा क्षेत्र के अवैध नमक खनन गतिविधि है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। अगर मैं बात करूं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा तो उड़ीसा राज्य में किया जाता है।
भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा या रथ महोत्सव भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी में आयोजित एक हिंदू उत्सव है। यह भारत और विश्व में आयोजित होने वाली सबसे पुरानी रथ यात्रा है, जिसका वर्णन ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, संकद पुराण तथा कपिला संहिता में भी पाया जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विशिष्ट बहुमत से क्या आशय है। अगर मैं बात करूं विशिष्ट बहुमत की, तो सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्रसिद्ध पुस्तक मालविकाग्निमित्रम किसने लिखी। तो ये लिखी थी कालिदास ने। ठीक है। अब पुस्तकें देख लेते हैं। विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस, पाणिनि, अष्टाध्यायी और हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है समय अवधि के अनुसार प्रो मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है। अगर मैं बात करूं समय अवधि की, तो उसके अनुसार कितने भागों में किया है। 4 भागों में किया है। जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री, जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री हैं, अल्फ्रेड मार्शल ने बाजार विषय को परिभाषित करते हुए इसे मनुष्य जाति के रोजमर्रा के जीवन का अध्ययन बताया है। मार्शल ने पाया था कि समाज में जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे आर्थिक शक्तियां हुआ करती हैं, इसलिए समाज को समझने और इसे बेहतर बनाने के लिए हमें इसके आधार की जरूरत है। ठीक है। और 4 उसने उसमें बांटा था। कौन कौन से हैं। सबसे पहला है आपका अति अल्पकालीन बाजार या दैनिक बाजार, फिर आपका अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार और अति दीर्घकालीन बाजार। ठीक है। पेपर में आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा इसमें से कौन सा नहीं है या इसमें से कौन सा है, इसलिए ये चारों याद कर लीजिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं खाशाबा जाधव, पिछली शिफ्ट में भी पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना, का संबंध निम्न में से किस खेल से है। तो उनका संबंध है कुश्ती से। खशाबा दादा साहेब जाधव, जिनका जन्म 15 जनवरी 1926 तथा मृत्यु 14 अगस्त 1984 में हुआ, नहीं याद रखना, बस इतना याद रखो वो एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे और कुश्ती से संबंधित थे। दांत की ऊपरी चमकदार सतह क्या कहलाती है। तो दंतवलक या दंत एनामोल। ठीक है, एनामेल। टूथ एनामेल दांतों की ऊपरी चमकदार सतह है। यह दांत का सबसे कठोर भाग माना जाता है, जो सफेद रंग का होता है। यह कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया था। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थी, हमारी इंदिरा गांधी जी थी। गरीबी हटाओ का नारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय दिया था। अर्थात 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया। यह गरीबी उन्मूलन और बेहतर जीवन के लिए रोजगार सृजन के उद्देश्य से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था। अगर मैं बात करूं बहादुर शाह प्रथम की, तो औरंगजेब के बाद वो इनके उत्तराधिकारी थे। मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका सबसे बड़ा पुत्र 63 वर्षीय राजकुमार मुअज्जम बहादुर शाह की उपाधि धारण कर सम्राट 1707 से 1712 तक बना। खफी खान ने बहादुर शाह को शाह-ए-बैकबर की उपाधि दी। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ शांति समझौता कर विद्रोही सिखों को खुश करने की कोशिश भी की थी। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। नॉन सुप्रीमाइपोजिबल इमेज, ठीक है, के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनेशियोमर्स। ठीक, क्या कहलाते हैं? इनेशियोमर्स कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। ठीक है।
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधी रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? तो जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक, उसके द्वारा जारी की जाती है। बस आपने यही याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने की थी। कब की थी? 1828 में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने कलकत्ता में की थी। कहाँ पे की थी? कलकत्ता में। ब्रह्म समाज जाति व्यवस्था का विरोध करता है, यह हिंदू रीति रिवाजों का त्याग करता है और बहुद्वैतवाद, मूर्ति पूजा और पुनर्जन्म की निंदा करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्न में से कौन से पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्रों में रखने पर अति चुंबकीय हो जाते हैं? तो अगर मैं बात करूं लोह चुंबकीय पदार्थ, किसकी बात करूं? लोह चुंबकीय पदार्थ की। कुछ पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर सिरे और उसकी ओर तेजी से आकर्षित होते हैं, इन्हें कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो इसे डैश द्वारा अनुमोदित किया जाने की आवश्यकता होगी? तो जो राज्य विधान परिषद के आधे सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, ठीक है। उसके बाद है राज्यों के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देख लेते हैं एक बार। अगर मैं बात करूं कनाडा की, राज्यों के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है और कनाडा के संविधान से एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार भी कनाडा से लिया गया है। उसके बाद है देखो, एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा सत्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आसाम से संबंधित है। इसने पूछा है आसाम के क्षत्रिय नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो शंकरदेव को जाना जाता है। महापुरुष श्रीमांत शंकरदेव को धार्मिक शिक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले नाटकों के प्रदर्शन के साथ क्षत्रिय नृत्य को उसके वर्तमान स्वरूप में विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। बस आपने यही याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्न में से भारत के किस पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है? तो अफगानिस्तान में एक भी बंदरगाह नहीं है। देख लेते हैं, भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में एक भी बंदरगाह नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान जमीन से घिरा लैंडलॉक्ड एक देश है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेनिस के खेल से संबंधित नहीं है? सभी को पता है रोजर फेडरर टेनिस से है, रोहन बोपन्ना, सेरेना विलियम्स। लेकिन जो साइना नेहवाल है, साइना नेहवाल टेनिस से संबंधित नहीं है। साइना नेहवाल भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। बाकी रोजर फेडरर, रोहन बोपन्ना और सेरेना विलियम्स आपके टेनिस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्न में से कौन सा देश कॉमनवेल्थ खेलों का हिस्सा नहीं है? अगर मैं बात करूं अमेरिका की, यूएसए की, तो वो कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा नहीं है। राष्ट्रमंडल 56 देशों का एक संगठन है जिसमें मुख्य रूप से पूर्व में ब्रिटिश उपनिवेश रह चुके राष्ट्र शामिल होते हैं। इनकी स्थापना वर्ष 1949 में लंदन घोषणा पत्र द्वारा की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है वाडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ था? तो मैसूर क्षेत्र में हुआ था। वाडियार राजवंश का उदय मैसूर क्षेत्र में हुआ था। मैसूर राज्य पर वाडियार राजवंश का शासन था। इसकी स्थापना 1399 में यदुराम वाडियार ने की थी। वाडियार शासक यदुवंशी शासक थे जो उत्तर भारत से कर्नाटका आए थे, ठीक है। संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग्य में नहीं। तो अगर मैं बात करूं जो संविधान का भाग 20 है उसमें अनुच्छेद 368 है जो क्या करता है? संविधान तथा उसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियां प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27 बेंजेनाइम, ठीक है। बेंजेनामाइन
का सामान्य नाम क्या है? जो बेंजीनमाइन है उसका फॉर्मूला होता है C6H5NH2। इसका सामान्य नाम है एनिलीन। क्या है? एनिलीन। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है, ये आपने ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तथा आंध्र प्रदेश को नेल्लोर जिला अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार भारत में है। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द तैराकी से संबंधित नहीं है? तो ड्यूस तैराकी से संबंधित नहीं है। बटरफ्लाई स्ट्रोक, फ्रंट कॉल और बैक स्ट्रोक तैराकी से संबंधित है, जबकि ड्यूस टेनिस और बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, सैल्यूटेशन किस खेल से संबंधित मूल कौशल है? अगर मैं बात करूं सैल्यूटेशन की तो वो आपका जूडो से संबंधित है। सैल्यूटेशन जूडो खेल से संबंधित है। जूडो डॉक्टर कानो जिगारो द्वारा 1882 में जापान में बनाया गया एक आधुनिक जापानी मार्शल आर्ट और लड़ाकू खेल है जो शारीरिक फिटनेस, मेंटल डिसिप्लिन और स्पोर्ट्स स्किल पर जोर देने के साथ साथ विपक्षी को मात देने के लिए थ्रो ओलंपिक तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित करता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31, किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो वो आपकी परास कहलाती है। किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने की उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी परास कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, जो मरकरी क्लोराइड है का खनिज निम्न में से कौन सा है? अगर मैं बात करूं मरकरी क्लोराइड की तो कैलोमेल है। कैलोमेल एक मरकरी क्लोराइड खनिज है जिसका सूत्र Hg2Cl2 है। इसे मर्क्यूरस क्लोराइड भी कहा जाता है। यह एक गंधहीन, रंगहीन तथा स्वादहीन हैलोआइड खनिज है। मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप क्या कहलाते हैं? अगर मैं बात करूं मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप तो वो क्या कहलाते हैं? आपके मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप परावर्तक टेलीस्कोप कहलाते हैं। न्यूटन प्रथम व्यक्ति था जिसने परावर्तक दूरबीन का निर्माण किया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है सेंसस 2011। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना है? तो 65.46% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 65.46। इसमें पुरुष साक्षरता दर है 82.14 और महिला साक्षरता दर है 65.46। याद रखना है। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं लोकसभा की तो आर्टिकल होता है लोकसभा का 81 अनुच्छेद 81। ठीक है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन की बात करें, जो लोकसभा है उसको राष्ट्रपति भंग कर सकता है किसके अनुमोदन पर? किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री। लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। संविधान के अनुच्छेद 85(2) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को प्रधानमंत्री के अनुमोदन से भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष का होता है। अब उसके बारे में पढ़ लगते हैं। लोकसभा को 2 तरीकों से भंग किया जा सकता है, जब बहुमत का नेता सत्तारूढ़ दल ऐसा अनुमोदन करे या जब सबसे बड़े दल का नेता लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं करता है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह उसे भंग कर सकता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो भारत को किया गया है राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया, ठीक है, राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र समाविष्ट होंगे। राज्यों के क्षेत्र पहली अनुसूची में विनिर्द संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, द्वितीय जाइलम के हल्के रंग वाले बाहरी क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो सेपवुड के नाम से जाना जाता है। ठीक है।
मौलिक कर्तव्यों का संबंध निम्न में से किससे है? अगर मैं बात करूं मौलिक कर्तव्यों की, तो मौलिक कर्तव्यों का संबंध देखो, संविधान का जो अनुच्छेद 51A है, आर्टिकल 51A भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव में 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1976 को, उसमें भाग 4A में शामिल किया गया था तथा 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में मूल 10 कर्तव्यों को एक अतिरिक्त मौलिक कर्तव्य 11 जोड़ा। ठीक है। उसके बाद है बोस जल संधि। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 39 की, तो बोस जल संधि तस्मानिया को निम्न में से किससे अलग करती है? तो बोस जल संधि ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। बोस जल संधि यह तस्मान सागर को दक्षिणी महासागर से जोड़ती है और तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की, तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम कौन बनाता है? तो वो बनाते हैं आपके प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बनाते हैं। ठीक है। संविधान के भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में उपबंध हैं। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित होता है। यह केंद्र शासित प्रदेश के लिए नियम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी कंपनी द्वारा किया गया खर्च क्या कहलाता है? तो वो आपका व्यक्तिगत लागत कहलाता है। किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी कंपनी द्वारा किया गया खर्च व्यक्तिगत लागत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है जो संसदीय कानूनों में संशोधन किस बहुमत द्वारा किया जा सकता है? तो संसद के सामान्य बहुमत द्वारा किया जा सकता है। संसदीय कानूनों में संशोधन संसद के सामान्य बहुमत द्वारा किया जा सकता है। इस प्रावधानों में शामिल है, जैसे आपका हो गया नए राज्यों का गठन करना या मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं के नामों में परिवर्तन करना। ठीक है। दूसरा हो गया राजभाषा का प्रयोग, राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण, नागरिकता अधिकरण और समाप्ति, संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए चुनाव, 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और 6ठी अनुसूची जनजातियों क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है बंगाल के दोहरे शासन की नीति किसने लागू की थी? जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने क्या किया था? बंगाल में दोहरे शासन की नीति लागू की थी। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैध या दोहरे शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। यह 1765 से 1772 तक जारी रहा। इसे दोहरी शासन प्रणाली में कंपनी के दीवानी अधिकार के तहत राजस्व एकत्रित किया और राजा के पास प्रशासन की शक्तियां थी। और ये जो था इसको समाप्त किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। शुरू किया क्लाइव ने और समाप्त किया वॉरेन हेस्टिंग ने। उसके बाद है पेरियार। ईवी रामास्वामी ने किस सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी? तो आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। किसकी की थी? आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है सिमलीपाल संरक्षित जैव मंडल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अगर मैं बात करूं ओडिशा, तो ये ओडिशा में स्थित है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जैव मंडल रिजर्व है। सिमलीपाल कई प्रकार के जंगली जानवरों का घर है। इसे मुख्य रूप से हाथी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि निम्नलिखित में से या निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? अगर मैं बात करूं ताप्ती नदी की, तो ताप्ती नदी एक प्रायद्वीपीय नदी है। हम पढ़ लेते हैं ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी, जिसे तापी नदी भी कहा जाता है, भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में बहती है। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, ताप्ती और माही नदी ही मुख्य नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले में मुल्ताई पहाड़ी से उत्पन्न होकर सतपुड़ा के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है और गुजरात स्थित खंबावत की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर 740 किलोमीटर की दूरी को तय करती है।
क्वेश्चन नंबर 47 कहता है हॉकी के खेल से निम्न में से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है? तो पेनल्टी कॉर्नर नहीं है, ड्रॉप भी है, गुगली भी है और फॉलो इन भी है। ठीक है, देखो अब इसने बोला है पेनल्टी कॉर्नर हॉकी खेल से संबंधित है, ये आपका हॉकी से संबंधित है, गुगली आपका क्रिकेट से संबंधित है। पेनल्टी कॉर्नर को पेनल्टी सर्कल में रक्षात्मक उल्लंघन के लिए और रक्षात्मक 23 मीटर क्षेत्र के भीतर जानबूझकर नियमों के उल्लंघन के लिए दिया जाता है। यह बचाव दल के खिलाफ दिया गया एक दंड है। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है अंडाशय के समीप स्थित नली फनल के आकार का भाग क्या कहलाता है? तो वो आपका वायु कोष्ठिका कहलाता है। अंडाशय के समीप स्थित नली फनल के आकार का भाग जिसे वायु कोष्ठिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है रामसर सम्मेलन किससे संबंधित सम्मेलन है? तो नम भूमि से संबंधित सम्मेलन है। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि के आधारभूत पारिस्थितिक कार्यों को मान्यता देने वाला आर्द्र भूमि के संरक्षण और दीर्घकालिक उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह सम्मेलन वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में अंकीकृत किया गया था। उसके बाद देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 50 कहता है व्यापगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? तो व्यापगत का सिद्धांत ये आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत सिद्धांत को लागू किया। इस सिद्धांत के तहत अगर भारतीय साम्राज्य के किसी भी शासक की मृत्यु प्राकृतिक उत्तराधिकारी को छोड़कर नहीं होती है तो वह राज्य ब्रिटिश प्रभुत्व के लिए विलोपित हो जाएगा। अतः डलहौजी की नीति का मकसद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना था। जो गवर्नर जनरल थे डलहौजी 1848 से 1856 तक व्यापगत के सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले प्रांत सतारा 1848, जैतपुर और संबलपुर 1849, बघाट उदयपुर 1852, झांसी और नागपुर 1854 हैं। ठीक है, ये हमारे आज के क्वेश्चंस हुए कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।